मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हुआ, चर्चा करेंगे कि कोरोना की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आखिर क्यों थम गई, और ये भी चर्चा करेंगे कि बारिश में नगर निगम की कार्यशैली पर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात राजनीतिक गलियारों की करेंगे। बता दें कि कोरोना का कहर चल रहा है और ऐसे में बयानबाजी अब ट्विटर के जरिए ज्यादा हो रही है। ट्विटर वॉर आजकल ज्यादा हो रहा है, वो चाहे ट्विटर का उपयोग संदेश देने के लिए हो या विपक्ष पर हमला बोलने के लिए, लेकिन ट्विटर का इस्तेमाल आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज्यादातर कर रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की, जिन्होंने ट्वीट कर जनता को एक संदेश दिया। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, उस पर हम जानेंगे अपने सहयोगी निर्भय किशोर से। हम चाहेंगे निर्भय जरा आप यहां आए और हमारे दर्शकों को बताएं कि आज सीएम नीतीश ने बैक टू बैक क्या कुछ ट्वीट किए हैं और जनता के नाम क्या संदेश दिया है। बिल्कुल शर्मिला, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि वैसे तो कोरोना के इस काल के साथ साथ जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो कई सारे संकट है, जिसमें एक संकट अभी फिलहाल ताउते तूफान के बाद जो आया है, अब यास का असर दिखा है, उसको लेकर के उन्होंने बात की। दरअसल जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि लगभग 70 घंटों तक यास का असर देखने को मिलेगा और अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है और कहा है कि प्रदेश से अब यास का असर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे पानी, बिजली या फिर जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, उसको लेकर के भी साफ तौर पर जो विभाग है वो तत्काल प्रभाव से जितनी भी सुविधाएं हैं जो निर्बाध हो चुकी है, जो किसी कारण से अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो गई है, चाहे पेड़ गिरने के कारण कई जगहों पर शर्मिला तस्वीरें दिखी थी कि बिजली के पोल जो है वो टूट गए थे, तार गिर गया था, तो इन सारी को लेकर के कई जगह ऐसे हैं जहां पर पेड़ गिरने के कारण जो पाइपलाइनें हैं वो फटी हुई हैं, तो इन सबको अब जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात की है। और बारिश लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर जल जमाव हुआ है, वो नगर निगम की अगर बात करें तो जल जमाव है, तो इसको लेकर के साफ तौर पर उन्होंने अब आदेश दिया है कि ब्लैक फंगस को लेकर भी सीएम नीतीश ने कुछ संदेश दिया। पहले जरा सा यास को लेकर के बता दूं, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी विभाग हैं और जिसमें किसी भी तरीके की कमियां हो गई हैं, कोई भी दिक्कतें हैं, तो लोगों को अब सुविधाएं जल्द से जल्द दी जाए और इसके लिए बजाते तेजी से काम किया जाए। साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल के बीच अब ब्लैक फंगस का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, हालांकि वैसे तो अब ब्लैक फंगस भी आ गया, इसके साथ साथ और भी कई फंगस अब सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में पिछले दिनों भी लगभग मरीज मिले हैं। तो अब संकट कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और इसको लेकर हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस को पूरी तरीके से सुविधाएं दी हैं और इसको अब आपदा के लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब बात है कि इसको लेकर के व्यवस्थाओं की तैयारी की, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे जो अस्पताल हैं, उन सबको पूर्ण रूप से इस संक्रमण से लड़ने के लिए सारी तैयारियों को करने की अनुमति दे दी गई है। और बजाते इसको लेकर के पिछले दिनों खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी, जब इसको आपदा घोषित किया गया था, तब उन्होंने साफ कहा था कि अब सुविधाएं जो होंगी, क्योंकि आपदा घोषित करने का मेन मकसद होता है कि कुछ नियम ऐसे कानून होते हैं जिसके अनुसार जो मरीज होंगे उनको फ्री सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब ब्लैक फंगस को लेकर के बिहार सरकार ने जैसे ही आपदा घोषित किया, तो अब सुविधाएं, जो इलाज होगा इसका फ्री इलाज होगा बिहार सरकार की तरफ से, तो अब उसके लिए किसी भी तरीके की कमियां ना हो। हालांकि ब्लैक फंगस को लेकर के जो कुछ उससे रिलेटेड जो दवाएं हैं अब वो नहीं मिल रही हैं, इसको लेकर के खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके की कमियां नहीं है, हमारे पास ब्लैक फंगस की सारी दवाई हैं और जो कमियां होगी उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। और उसको लेकर के आज उन्होंने कहा था कि अब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल कोरोना का संक्रमण तो खत्म हो रहा है और बिहार में जिस तरीके से लॉकडाउन के 2 चरण खत्म हो गए, तीसरे की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच में अब संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए लोगों को सचेत किया है, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि आप खुद को सुरक्षित रखें। हालांकि ब्लैक फंगस सबको नहीं हो रहा है। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना के बाद, यानी कि प्री पोस्ट कोरोना जो होगा उसके बाद लोगों को संक्रमित हो रहा है, लेकिन ये संक्रमण उसी को हो रहा है जो पहले से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे डायबिटीज हो या फिर अन्य कई सारी बीमारियां हैं। और जब वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, यानी कि जो दवाएं ले रहे हैं, और जो उनका इम्यून सिस्टम है वो दवाओं को जब ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका रिएक्शन जो हो रहा है, तो उनको ब्लैक फंगस हो रहा है या फिर रेड फंगस, जो भी और सारे फंगस आए हैं वो लोगों को परेशान कर रहे। जी बिल्कुल, तो ब्लैक फंगस को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा और साथ ही साथ निर्भय किशोर ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ बातें कही हैं, ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियों के क्या कुछ दावे किए हैं।
सीएम नीतीश कुमार ने भी आज लोगों को यही कहा, लोगों से यही संदेश दिया कि आप कोरोना को लेकर बेहद सतर्क रहें। और अब हम बात कर रहे हैं ट्विटर की, तो ट्विटर पे लगातार आजकल नेता जो हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। आखिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को क्यों धन्यवाद दिया है, इस पर हम बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक से। ऋतिक से हम जानेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी ने क्या कुछ ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार के लिए लिखा है और आखिर उन्हें क्यों धन्यवाद दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से बिहार में लॉकडाउन का असर देखा गया, उसको लेकर जो प्रमुख दल हैं, चाहे जितने भी, चाहे वो विपक्ष हो, वो भी लॉकडाउन को स्वागत सबने किया। लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से जो दर थी उसमें कमियां आई, उसकी वजह से भी जो उनकी सहयोगी जो दल है एनडीए की, जिसमें हम के वो प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले की सराहना की, उनका स्वागत किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया कोविड को देखते हुए वो सराहनीय है, बिल्कुल उसका स्वागत किया जाता है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड में लॉकडाउन ही समाधान नहीं है। उन्होंने ये भी बोल दिया, यानी कि तारीफ करते करते एक बात और एक वैकल्पिक रास्ता और एक सलाह हिदायत दे दी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाना ही कोविड को रोकने के लिए यहां तक ठीक नहीं है। जो आप शहरी लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको ग्रामीण स्तर पर आप जाके देखिए, वहां पे बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। डीटीवी भारत लगातार ये वीडियोस भी दिखाता है, चाहे बिहार के जितने भी जिले जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो लगातार बंद है और वहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो जो वैश्विक महामारी है उससे हम निपटे तो निपटे कैसे, इसलिए जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ट्वीट के जरिए कहा है कि हमको प्रखंड स्तर पर भी जाके कार्य करने की आवश्यकता है और वहां पर जो बंद पड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से ठीक कराइए, क्योंकि भविष्य में जो संकट आएंगे उस पर हम नियंत्रण पाएंगे। बिल्कुल, तो एक तरह से हिदायत सलाह भी दी है, कह सकते हैं हम, सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने, और धन्यवाद बोला है सीएम नीतीश कुमार को, क्योंकि दूसरी लहर पर अब धीरे धीरे जो बिहार है वो काबू पा रहा है और ऐसे में ट्विटर वॉर लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर विपक्ष पर हमला बोला है कोरोना काल में, और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने, इस पर हम बातचीत करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी निभा के साथ। निभा, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर विपक्ष पर क्या हमला बोला है, क्या वो वीडियो पोस्ट किया है उन्होंने? जी शर्मिला, राज्य में फिलहाल जो लोग हैं वो पहले तो कोरोना से मार झेल रहे थे, फिर अभी जो नए नए बीमारी आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर येलो फंगस, उससे परेशान है। और अब जो यास तूफान या ताउते तूफान लगातार जो लोगों को परेशान कर रहा है, बिहार की स्थिति देखिए तो जल जमाव काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से नज़र आ रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, घर ध्वस्त हो जा रहे हैं, पुल टूट जा रहे हैं। ऐसे में सियासत थम नहीं रहा, सियासत जंग जो है वो लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या आरजेडी के जो नेता हैं वो सभी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। बिहार जिस स्थिति में है, मदद करने के बजाय सियासी जंग छिड़ जाती है। अभी तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव से पहले आरजेडी की मैं बात कर लेती हूँ। आरजेडी दरभंगा अकाउंट से एक ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है, दरभंगा में @नीतीश कुमार का जल जल योजना, नल जल योजना को उन्होंने जल जल योजना लिखा है और तस्वीर दिखा है कि किस तरह से दरभंगा की स्थिति दयनीय है, पानी जमा हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है, यहाँ के लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पटना की स्थिति दिखाई। लगातार तेजस्वी यादव स्थिति दिखाते रहते हैं, मदद करने के बजाय स्थिति दिखाकर सरकार पर निशाना साधते। उन्होंने ये भी ट्विटर में लिखा, क्या कुछ लिखा मैं दर्शकों को बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि इसका जिम्मेदार विपक्ष है, क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है जहां जल जमाव हो रहा है। 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि, बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। सनद इसके साथ ही इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। ट्वीट कर उन्होंने तस्वीर को निशाना साधने से बाज नहीं आते हैं। यदि बिल्कुल, यदि अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो लगातार कोरोना काल में वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष की बात करें, सरकार की कार्यशैली की बात करें तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार वो ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों
सरकार विफल साबित हो रही है कोरोना काल में। तो उसके ये जो ट्विटर वॉर चल रहा है, ट्विटर वॉर जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में जब नेता बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ट्विटर पे ही वॉर करना, ट्विटर पे ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। और अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद सिंह पटना दौरे पर हैं और अभी उन्होंने जायजा लिया है कई अस्पतालों का। इसके पहले भी जब रविशंकर प्रसाद आए थे, पटना दौरे पर थे, तो उन्हें कह सकते हैं कि निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अनुमति ली है और उसके बाद उन्होंने कई अस्पतालों का जायजा लिया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर। निषेध, हमें बताएंगे कि किन किन अस्पतालों का आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जायजा लिया। सबसे पहले तो वो पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पहुंचे और वहां पे उनकी ओर से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं अस्पताल को। उसके बाद वहां पे स्थितियों का जायजा लिया उन्होंने, क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में वो देखा। उसके बाद सीधे वो पीएमसीएच पहुंचते हैं और पीएमसीएच में भी 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात उन्होंने कही, लेकिन पीएमसीएच के अधीक्षक की ओर से कहा गया कि हमारे पास, चूंकि पीएमसीएच में पहले से ऑक्सीजन प्लांट बैठा हुआ है तो वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, तो पीएमसीएच ने ऑक्सीजन लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद N95 मास्क की आवश्यकता थी, अधीक्षक ने मांग की थी, तो केंद्रीय मंत्री ने N95 मास्क पीएमसीएच के अधीक्षक को उपलब्ध कराया। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल था जो हमने उनसे पूछा कि जनता उनको काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रही है, आखिर इससे पहले वो कहाँ थे। तो इस बात को उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, अस्पतालों में लगातार वो फ़ोन के जरिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पता कर रहे थे हालात क्या हैं अस्पतालों में, उन हालातों की लगातार वो समीक्षा कर रहे थे। और इसके साथ ही ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने बताया कि लगातार ऑक्सीजन की अब कमियां नहीं है, अस्पतालों में बेड भी उपलब्ध है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के कि आखिर वैक्सीन ठीक ढंग से नहीं लग पा रही है, वैक्सीन की कमियां हैं। तो उन्होंने कहा है कि कमी है तो देश के लोग किस तरीके से वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उन्होंने सीधा राहुल गांधी पे हमला किया और कहा है कि आखिर राहुल गांधी ने अब तक टीका लगवाया है, और लगवाया है तो बताए कि कहां लगवाया है। बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री की बात करें, रविशंकर प्रसाद इससे पहले भी पटना आए थे वो, लेकिन उन्हें निरीक्षण करने की इजाजत नहीं मिली थी। बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद ने इस बात को कहा है कि वो इससे पहले पटना आए थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का समय है उस वक्त उनको इजाजत नहीं दी गई थी प्रशासन की ओर से, और इस बार उन्होंने खास तौर पे प्रशासन से इजाजत ली और 4 घंटे की इजाजत उनको मिली, और उसी दौरान वो पटना सिटी में भी गए और पीएमसीएच में भी पहुंचे और जो भी हालात थे, हालात का जायजा लिया, आखिर क्या स्थिति थी अस्पतालों में, अधीक्षक से भी बात की और तमाम जो चीजें थी उनको देखा और समझा। बिल्कुल, एक बड़ा सहयोग भी रविशंकर प्रसाद की ओर से किया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि रविशंकर प्रसाद द्वारा 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया, और ऐसे में लगातार कह सकते हैं कि कई ऐसे मंत्री हैं जो लगातार अस्पतालों का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार जितनी भी सहायता बन सकती है वो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना की। बिहार के साथ ही देश में भी जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है, लेकिन क्या स्थिति है और मौत के आंकड़ों में कितनी कमी देखी जा रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देश के साथ बिहार में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत की आंकड़ों की क्या स्थिति है? जी हाँ शर्मिला, पहले आपको ये बता दें कि राजधानी पटना और पूरे भारत में इस बार कोरोना के संक्रमण में काफ़ी निचली जो गिरावट है वो काफ़ी नीचे आ गया है। करीब 2 लाख से कम केसेस जो हैं वो बीते दिन रजिस्टर हुए हैं, और ऐसे में जो डेथ रेशियो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें करीब 3500 से ज़्यादा लोगों की बीते दिन मौत हो गई और करीब 1,74,000 नए केस आए हैं। हालांकि ठीक होने की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, 2,80,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन जो ठीक होने का मेन कारण है वो लॉकडाउन है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था हमने देखी है, विफलता देखी है। कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है तो कहीं पर बेड नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन जो अलग अलग राज्यों द्वारा लगाया गया, हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला, सब कुछ मुख्यमंत्रियों पे छोड़ दिया कि आप खुद अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाएं अपने राज्यों में। उसके बाद पहले महाराष्ट्र में लगाया गया, फिर झारखंड और कई ऐसे राज्य थे जहां पर लॉकडाउन लगाया गया। जिसके बाद जब राजधानी पटना और बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा, उसके बाद
पटना में और पूरे राजधानी माफ करें बिहार में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी का यह सफलता है कि बिहार में आज करीब 1785 नए केस आए हैं और उसमें 61 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो ठीक पहले से काफी ज्यादा अच्छा है, करीब 5300 आदमी जो है वो ठीक भी हुए हैं राजधानी पटना में। लेकिन सवाल यही है कि ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से हुआ है। अगर 1 तारीख के बाद जो सरकार द्वारा तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है, अगर वो खत्म होता है, उसके बाद कहीं फिर से अनलॉक स्टार्ट होता है, तो डर यह भी है कि संक्रमण फिर से फैल सकता है। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दे रहे हैं। करीब 4 दिन ऐसे हो गए हैं जो राजधानी पटना में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा। उत्कर्ष, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि बिहार के आंकड़े आपने बताया, पटना जिले की क्या स्थिति है? वहां पे 24 घंटे के अंदर कितने आंकड़ों की पुष्टि हुई है? जी, 24 घंटे के अंदर करीब 1000 से कम लोग आए हैं और जो डेथ है वो करीब 4 लोगों की हुई है राजधानी पटना में। तो कहीं ना कहीं जो ये संक्रमण का दर है वो जरूर कम हुआ है। हमने पहले भी बताया कि ये लॉकडाउन जो सबसे बड़ा कारण है संक्रमण कम होने का। दूसरी तरफ जो सरकार है वो कवायदें ये भी कर रही है, क्योंकि जो तीसरा स्ट्रेन आ रहा है वो बच्चों पे काफी घातक है। इसीलिए जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसको लेकर कल ट्रायल भी किया गया पटना के एम्स में। करीब 85 बच्चों पर यह ट्रायल किया गया और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई है करीब 700 रुपए की। तो ऐसे में सरकार डर तो जरूर रही है और लॉकडाउन एक विकल्प था सरकार के पास, लेकिन अब जो संक्रमण कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हटाने की भी बात की जाएगी। बिल्कुल, संक्रमण कम हो रहा है तो थोड़ी छूट भी देने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि पटना में वैक्सीनेशन की कमी आखिर क्यों है और क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल बिहार में चल रहा है। जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना नेगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ों की। बात करेंगे 38 जिले का क्या कुछ ग्राफ है, क्या कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है और आखिर कमी देखी जा रही है तो क्या लॉकडाउन का असर है। चलेंगे एक बार फिर से अपने सहयोगी उत्कर्ष के पास, जो हमें बताएंगे कि पटना जिले में आखिर कितने मरीजों की पुष्टि हुई है, क्योंकि पटना जिला लगातार कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट जिला बना हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि पटना में उत्कर्ष कोरोना के मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी कमी देखी जा रही है। जी हाँ शर्मिला, पटना जो है बिहार की राजधानी है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर संक्रमण का दर काफी ज्यादा होना था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ये दर जो है वो अपने निचले पैदान पे आ गई है। करीब 238 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं और दूसरे नंबर पर है बिहार से सटा हुआ है राजधानी पटना से नालंदा। वहां पर करीब 98 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो जो कुल आंकड़ा है वो करीब 200 से ज्यादा नहीं है और सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी पटना में ही हैं। और जो मरने की कगार है वो करीब 3 से 4 लोग की
मौत हुई है बीते दिन, तो सरकार इस पे वाहवाही जरूर लूट रही है, लेकिन लॉकडाउन हमने पहले भी बताया कि ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमने देखा है कि राजधानी पटना में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, बेड की किल्लत थी। इसको लेकर आज रविशंकर प्रसाद जो है केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पटना आए और अलग अलग अस्पतालों का दौरा भी किया। करीब 4 घंटे जिला प्रशासन द्वारा उन्हें समय दिया गया, लेकिन सरकार दूसरी तरफ यह भी दिखा रही है कि अपने सारे मंत्रियों को अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने दिया जा रहा है, कारण नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि उन्हें हम प्रभारी बना रहे हैं जिलों का कि वहां जाके जांच करें, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें तो जो दावे होते हैं उससे बिल्कुल अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। तो ये कोरोना को लेकर जो बातें थी, कोरोना को लेकर जो खबरें थी, वो हमने आपको बताई। अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव, वैसे तो बिहार का जो पंचायत चुनाव वो अब होने के आसार खत्म हो चुके हैं, लेकिन आए दिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पंचायत जो प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है 15 जून को, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। लोग अक्सर ये कयास लगा रहे हैं कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, और होंगे तो आखिर अब कब होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में पंचायत चुनाव होने को लेकर लगातार खबरें भी आ रही हैं। लगातार कई बड़े नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार से ये गुहार लगा रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि जो हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाई जाए। सबसे पहले हम अपने सहयोगी सनी से बात करेंगे कि आज वीआईपी सुप्रीमो ने, मुकेश सहनी ने हम सुप्रीमो मांझी से पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ बातें की, और ये जो मुलाकात था आखिर वो किस मुद्दे को लेकर था। जी शर्मिला, आपको मैं बता दूं कि आज जो मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साथ ही साथ मुकेश सहनी की, वो एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही थी, लेकिन इसी मुलाकात के बहाने कई मुद्दों पर चर्चा हुई, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि जहां विपक्ष लगातार काफी पहले से बोल रहा है कि जो पंचायत का चुनाव है उसमें डिले होना चाहिए, 6 महीने के लिए स्थगित करना चाहिए, और जो 6 महीने का जो कार्यकाल होगा उस कार्यकाल को जो है जो मुखिया है उन्हीं के हाथ में दिया जाता है, कि जो कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की जा रही है लगातार। कार्यकाल बढ़ाने की मांग है, लेकिन साथ ही साथ पहले कहा जा रहा था कि जो अधिकारी हैं, जो बीडीओ है, उनके हाथ में संचालन रहेगा किसी भी ब्लॉक का या फिर पंचायत का। लेकिन जो नेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि यह जो सरपंच है या फिर जो मुखिया, उन्हीं के हाथ में कामकाज सौंपा जाए ताकि जो विकास कार्य है वो चलता रहे। लेकिन देखा गया तो विधानसभा चुनाव के वक्त भी विपक्ष लगातार बोल रहा था हमें चुनाव की जल्दी नहीं, बावजूद इसके चुनाव हुआ और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जो पंचायत चुनाव को लेके लगातार विपक्ष जहां बोल रहा था, अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, उसके बाद आज मुकेश सहनी ने भी बात बोल दी है। ऐसे में समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो खिचड़ी है वो पक रही है, खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल, और हम आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार ये जो कयास लगाई जा रही है, जो बातचीत हो रही है, बातचीत का दौर लगातार जारी है, हम आपसे ये भी जानेंगे आगे कि आखिर नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर क्या कुछ पलटवार किया। लेकिन हम अपने सहयोगी निर्भय से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। लगातार कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर अब भी जो कयास जो हम लोग लगा रहे हैं, जो जनता लगा रही है, वो कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव होगा। निर्भय। बिल्कुल शर्मिला, पंचायत चुनाव को लेकर के अभी भी कयास ही जारी है, लेकिन कुछ अपडेट्स आए हैं। कुछ अपडेट्स को लेकर के ये बातें सामने आ रही है कि अब कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, और ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर के थोड़ी सी सुगबुगाहट दिख रही है। हालांकि अब तक किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 16 जून से पहले यानी कि 15 जून को जो त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं वो उनके अधिकार भंग हो जाएंगे, और ऐसे में 2.5 लाख जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें से वार्ड पार्षद हैं, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य हैं, कुल मिलाकर के 6 जो पद हैं, इसके लिए चुनाव होना है। हालांकि अब चुनाव की तैयारी वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारियां जो थी ये उस वक्त विराम लग गया था जब कोरोना के काल के कारण जब आंकड़े बढ़ने लगे थे, और उसके साथ साथ ये भी बातें थी कि कुछ जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके कुछ अधिकारी हैं जो खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, और उसके बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 जून से पहले चुनाव की तैयारियां हो जाएंगी और कुछ चरणों के शायद मतदान भी हो सकते हैं। हालांकि तैयारियां अगर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसके पीछे 2 राज बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर चुनाव की सुगबुगाहट शुरू कर देता है, अगर तैयारी और प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो सरकार के पास जो सबसे बड़ी समस्या है
यानी कि पंचायत चुनाव अधिनियम जो 2006 है उसमें संशोधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिकार जो होंगे 15 जून के बाद खत्म हो जाएंगे तो सरकार के लिए मजबूरी हो जाएगी पंचायत चुनाव अधिनियम जो है उसका संशोधन करने का, और उसके लिए बाकायदा अधिसूचना सरकार को लाना होगा और उस अधिसूचना पर चर्चा पहले करनी होगी कैबिनेट के बाद, और उसके बाद उसका जो पत्र होगा वो पत्र राज्यपाल को जाएगा, राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेंगे, फिर वो बिल्कुल। अधिकारियों को निर्भय देखना ये होगा कि आखिर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सुगबुगाहट चल रही है, तो क्या वाकई में पंचायत चुनाव का ये जो होने वाला बिहार में पंचायत चुनाव, क्या वाकई में पंचायत चुनाव इस बार होगा। तमाम अपडेट्स निर्भय किशोर ने दिए हैं, हमारे सहयोगी ने। लेकिन अब हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन विपक्ष पर भी आरोप लगाते रहते हैं और लगातार कह सकते हैं कि वो अपनी बातों से, ट्विटर वॉर के जरिए ही क्यों ना, लेकिन वो अपनी बातों से लगातार सक्रिय रहते हैं। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक खबर सामने आई है कि जो जेडीयू एमएलसी है नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया है। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने? जी, आपको बता दें कि कल जो बंगाल में सियासी खेल शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी कल उड़ीसा और बंगाल के दौरे पे पहुंचे थे यास तूफान की तबाही को लेकर के समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री से कि क्या कुछ कंडीशन है वहां पे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बंगाल और उड़ीसा इन दोनों राज्यों को 500 करोड़ का पैकेज भी दिया है। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें कि जब मीटिंग होनी थी एक एयरवेज पे होना था और मीटिंग जिस बिल्डिंग में होनी थी उसी बिल्डिंग में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। बावजूद इसके जो ममता बनर्जी है वो मीटिंग में आधे घंटे लेट पहुंची थी। और आपको बता दें प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां पे जो जगदीप धनखड़ राज्यपाल बंगाल को वह भी मौजूद थे, आधे घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई समय से। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी जो कि पर इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगी और पूछूंगी कि नीरज कुमार ने आखिर नेता प्रतिपक्ष पर क्यों हमला बोला? जी, हम उसी पे आ रहे क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष है और वो भाजपा से है, नेता प्रतिपक्ष को उस मीटिंग में बुलाया गया। इसी बात से खफा ममता बनर्जी देर से पहुंची थी और उसके बाद में ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा था कि हमने प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दे दी है, क्या कुछ हालात है। लेकिन उसी को लेकर जब भाजपा ने तंज कसना शुरू किया, उनका घेराव करना शुरू किया ममता बनर्जी का, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा क्या पीएमओ गैर भाजपाई नेता प्रतिपक्ष को बुलाता है किसी मीटिंग में, और क्वेश्चन मार्क था। एक सवाल था कि क्या जो गैर भाजपा है नेता प्रतिपक्ष उन्हें बुलाएगा पीएमओ किसी मीटिंग में, यह एक सवाल था जिसपे आज साफ तौर पे नीरज कुमार ने कह दिया है कि ऐसा है कि आप विपदा की घड़ी में हमेशा बिहार में नहीं मिलते हैं, लोग आपको खोजे तो कहाँ खोजे, ट्विटर पे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। लेकिन असल बात यहाँ पे यह है कि जब भी विपदा की घड़ी आई नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे नहीं रहते हैं, और इसी को लेकर के जिस तरीके से आज नीरज कुमार ने विपक्ष के नेता बिल्कुल, और लगातार तेजस्वी यादव जिस तरह से सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि तेजस्वी यादव कई मुद्दे, जब भी कोई आपदा होती है बिहार में, ऐसे में तेजस्वी यादव गायब पाए जाते हैं। और ऐसे में आपदा की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं यास चक्रवात की। बिहार में यास चक्रवात का कहर जारी है और ऐसे में बिहार के कई हिस्से, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। बिजली की व्यवस्था भी चौपट है और ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो रही है। और इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं बिहार के, और राजधानी पटना की बात कर ले तो नगर निगम की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ शर्मिला, नगर निगम के कार्यशैली पे आज नहीं करीब 2019 से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि जब राजधानी पटना डूब गई थी और सरकार विफल हो गई थी, जिसके बाद कई ऐसे कवायदें की गई जिसमें लगा जरूर कि बिहार अब पहले से ठीक हो जाएगा और राजधानी पटना में जल जमाव और वाटर लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन करीब 2 दिन जो मॉनसून भी नहीं था, एक तूफान की वजह से आए बारिश में राजधानी पटना का ये हाल हो गया। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं नगर निगम से कि बारिश और मॉनसून में क्या होगा, क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी हैं राजेंद्र नगर की, जो पानी में डूबा हुआ है और कई पौष इलाके हैं राजधानी पटना के वो भी डूबे हुए हैं, और वाटर लॉगिंग जो सबसे बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं जो विफलता है वो सरकार की और नगर निगम की साफ तौर पर दिखती है। और ऐसे पे नगर निगम के एक अधिकारी ने भी कुछ कहा है, उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसने विपक्ष को राजनीति करने पर कह सकते हैं कि आमादा कर दिया। और ऐसे में हमारे सहयोगी निषेध हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर नगर निगम के कर्मी ने ऐसा क्या कुछ कहा कि बवाल हो गया। जी बिल्कुल, नगर निगम के कर्मचारियों ने इस बात को नहीं कहा है। माफ कीजिएगा,
संप हाउस के कर्मचारियों ने इस बात को कहा है और कहा है कि नगर निगम की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। नाला उड़ाही का काम अब तक नहीं हो सका है और संप हाउस में पानी आ ही नहीं रहा है। पटना इस वक्त जल जमाव का शिकार हो रहा है। जब भी बारिश होती है तो पटना में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन नगर निगम का काम था कि नालों की उड़ाही करवाए ताकि जल जमाव ना कहीं पे हो। और संप हाउस के जो कर्मचारी थे उनका साफ कहना था कि नगर निगम की ओर से कोताही बरती जा रही है और नाला उड़ाही का काम अब तक नहीं हो सका है, जिस कारण पटना में हल्की सी बारिश हो रही है तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। बिल्कुल। तो और ऐसा कहने के बाद ही जिस तरह से संप हाउस के कर्मी ने ऐसा कहा, उसके बाद से विपक्ष ने राजनीति भी शुरू कर दी। तो ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें जो आज हमारे सहयोगियों ने आपके साथ साझा किया। और बिहार की राजनीति में क्या कुछ कहा और क्या कुछ हुआ, माफ करिएगा, कोरोना काल को लेकर जो भी वैक्सीनेशन की कमी देखी जा रही है उसकी भी सारी जानकारियां आज हमने आपको दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और हमें और हमारे सहयोगियों को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।